नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन कानून पर अजदुद्दीन ओवैसी ने दिए बयान की। एक पार्टी एक चुनाव पर भाजपा ने बनाई रणनीति की। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फैलाई गई अफवाह की। भाषा विवाद को लेकर मायावती ने दिए बड़े बयान की। बात करेंगे एलन मस्क के भारत दौरे की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में भारत आएंगे एलन मस्क, जो पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। एक पार्टी एक चुनाव पर सहमति बना रही भाजपा, मंडल से राष्ट्रीय स्तर तक चुनाव एक साथ होगा। फिलहाल 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव एक साथ कराने पर सहमति बन रही है। ऐसा होने पर मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निश्चित समय अवधि में हो सकेगा। इससे सभी प्रदेशों में संगठनात्मक काम एकरूपता से संभव हो सकेगा। बीते 3 दिनों में भाजपा के शीर्ष नेताओं की संगठनात्मक चुनाव, राष्ट्रीय मुद्दे और केंद्र सरकार की नीतियां आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। भाजपा में सभी 26 राज्यों के संगठन चुनाव पेंडिंग है। कम से कम आधे यानी 18 राज्यों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव घोषित होता है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल साथ शुरू होगा तो 3 साल तक उसके पास संगठन के काम करने का अवसर होगा। इस दौरान सभी प्रदेशों के समान अवधि और समान तरीके से काम संभव होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रमुख के चुनाव संपन्न होने के 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। भाषा विवाद पर अब मायावती का बड़ा बयान। हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी लैंग्वेज की पैरवी, सरकार से की बड़ी मांग। बोली, अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किए बिना नहीं बढ़ सकते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जनगणना, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो ने इन सभी मुद्दों पर चिंता जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इनका सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह स्वाभाविक है कि जनगणना और उसके आधार पर लोकसभा सीटों के पुनरावंटन, नई शिक्षा नीति और भाषा थोपने आदि को लेकर राज्य और केंद्र के बीच इन विवादों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने से सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे। सुशासन है वह है जो संविधान के अनुसार पूरे देश को साथ लेकर चले। इसके साथ ही मायावती ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, खासकर हाशिए के समुदायों, खासकर दलितों, आदिवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को उजागर किया है। बसपा सुप्रीमो ने सरकार से अंग्रेजी शिक्षा पर अपने रुख का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स को बताया फेक। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने की बात को फेक बताया है। मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी लगाने की रिपोर्ट्स पूरी तरह गलत और बिना आधार के है। जनवरी 2000 से ही यूपीआई के P2M पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है, इसलिए इन पर जीएसटी लागू नहीं होती। केंद्र सरकार ने 19 मार्च को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी और इस पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंडित नेहरू ने हमें राजनीति नहीं मूल्य सिखाए, राहुल गांधी ने बताया परिवार ने नेहरू से क्या सीखा। राहुल गांधी ने उल्लेख किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राजनीति की बजाय डर का सामना करने और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की शिक्षा दी है। नेहरू ने यह सिखाया कि अत्याचार का विरोध कैसे किया जाए और सत्य के साथ खड़ा रहना कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सत्य की खोज उनकी सबसे बड़ी विरासत है जो उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सभी ने राजनीति को सत्य की खोज के रूप में देखा, न कि केवल पद या लोकप्रियता के लिए। बल्कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने कभी खुद को केवल एक राजनेता के रूप में नहीं देखा, उन्होंने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया। वे स्वयं को राजनेता नहीं मानते बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो सत्य की खोज में है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे हमेशा वही करते थे जो उन्हें सही लगता था और भविष्य में लोगों की राय से प्रभावित नहीं होते थे। मैं एलोपैथिक दवा और इंसुलिन मुक्त हूं, आपके बीच खड़ा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने दी जरूरी सलाह। विश्व लिवर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मई 2020 से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। आवश्यक मात्रा में नींद, पानी का आहार और नियमित व्यायाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैं आपके सामने किसी भी तरह की एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर खड़ा हूं। देश के युवाओं को अभी 40-50 साल और जीना है और देश की तरक्की में योगदान देना है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने शरीर के लिए 2 घंटे व्यायाम और अपने मस्तिष्क के लिए 6 घंटे की नींद समर्पित करें। यह बेहद उपयोगी होगा, यह मेरा अपना अनुभव है। मैं आज यहाँ इस अनुभव को साझा करने आया हूँ। गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग राज्य में एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के साथ। इस वर्ष में विश्व लिवर दिवस की थीम भोजन ही दवा है। इस बात पर जोर देती है कि हम किस तरह की चीजें खाते हैं और वे विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने में क्या भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल NAFLD को एक प्रमुख गैर संचारी रोग के रूप में मान्यता दी थी।
उद्धव के साथ गठबंधन को तैयार राज ठाकरे बोले राजनीतिक मतभेद लेकिन महाराष्ट्र हित में एक हो सकते हैं। उद्धव बोले हमारा कोई झगड़ा नहीं था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने इस बात का संकेत दिया। राज ठाकरे ने कहा हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन यह सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने यूट्यूब चैनल पर यह बात कही है। महेश मांजरेकर ने राज्य से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था। इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयां छोटी है। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई कभी झगड़ा नहीं था। राज ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 27 नवंबर 2005 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, हम वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते रहेंगे, बोले असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी क्लियर एंड कट कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज हैदराबाद में वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। प्रोटेस्ट से पहले ओवैसी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर हुई सुनवाई को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया तो हमने उसका जमकर विरोध किया। जेपीसी की मीटिंग में विपक्षी दलों ने एक आवाज में 44 संशोधनों का विरोध किया, लेकिन बीजेपी के पास बहुमत है और हमारे विरोध के बावजूद बिल संसद में पास हो गया। तमिलनाडु में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होगा। 500 मेगावाट क्षमता न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर बिजली बनाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। यह रिएक्टर देश के 3 चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू करेगा, जिसका मकसद न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकिल कर बिजली बनाना है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उस रिएक्टर को डिजाइन किया था। भारत सरकार ने 2023 में परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को मंजूरी दी थी। ये भारत का पहला ऐसा रिएक्टर है जो प्लूटोनियम आधारित फ्यूल का इस्तेमाल करेगा और ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम का उपयोग करेगा। इसमें अभी इस्तेमाल हो रहे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स PHWR से निकले फ्यूल को भी दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। राणा सांगा विवाद में बीच अखिलेश यादव और सपा सांसद के घर पहुंचे। बोले मुझे फूलन देवी जैसी हत्या की धमकी मिली, मैं दलित रामजी सुमन के साथ हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी लाल सुमन से मिलने आगरा पहुंचे। उन्होंने सपा सांसद का हालचाल जाना। इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, मैं दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूं। मुझे धमकी मिल रही है कि जैसे फूलन देवी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार इनके पीछे कौन है? सपा प्रमुख ने कहा, आगरा में जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें तलवारें लहराई गई। आरोपियों को कार्रवाई का डर नहीं है। रामजी लाल सुमन के घर तोड़फोड़ की गई। यह हमला अचानक नहीं हुआ बल्कि साजिश के तहत किया गया। इधर क्षत्रिय सभा और अन्य हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए संसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोसाइटी और आसपास पुलिस और पीएसी के 800 जवान तैनात रहे। सिर्फ उन्हीं लोगों को आईडी कार्ड देखकर एंट्री दी गई जिनके नाम संसद की ओर से पुलिस को दिए गए। रामजी लाल सुमन हरि पर्वत स्थित जिस HIG सोसाइटी में रहते हैं। औरंगजेब क्रूर और निर्दयी शासक था, महाराष्ट्र में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज हमारे नायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि भारत के मूल आदर्श अब कभी इस्लाम या मुस्लिम विरोधी नहीं थे। उन्होंने महान हस्तियों के हवाले से बताया कि देश में समुदायों के बीच एकता हमेशा बनी रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया बलिदान किसी भी व्यक्तिगत सुख सुविधा और सम्मान से बड़ा होता है। कौन सा ऐसा कष्ट है जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में नहीं झेला है? उन्होंने अपना महल और सत्ता का सुख छोड़ा, जंगलों में शरण ली और यहाँ तक कि खास की रोटी भी खाई, मगर कभी भी उन्होंने स्वाधीनता और सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारे आदर्श इस्लाम और मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं थे। हकीम खान सूरी ने मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप का साथ दिया। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। शिवाजी का सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक मदारी भी एक मुस्लिम युवक था। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी हमारे नायक है। भारत आएंगे एलन मस्क। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के बाद बोले, ये मेरे लिए सम्मान की बात। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की है कि वह इस साल के अंत में भारत यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं। यह बयान उनके बीते दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद आया है। इस बातचीत ने दोनों नेताओं के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने पर निरंतर संवाद को दर्शाया। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, पीएम मोदी से बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल के आखिर में भारत आने के लिए उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर अपनी बातचीत का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने लिखा, एलन मस्क से बात की गई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी से हमारी मुलाकात के दौरान शामिल विषय भी थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यूपी के सीएम योगी बोले, सपा कांग्रेस दलितों की दुश्मन, इनके नेता बाबर औरंगजेब का गुणगान करते हैं। गोरखपुर में कहा, षड्यंत्र रचने वालों से बचे। यूपी के गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, कहा कि सपा कांग्रेस देश के अंदर जातीय संघर्ष शुरू कर रही है। सपा का एक विधायक महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अपमान कर औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। सपा का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। वह राम जन्मभूमि के मंदिर तुड़वाने वाले बाबर का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में लोग मारे और काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिसकी वजह से दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, सपा उसका महिमा मंडन कर रही है। सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से लगातार षड्यंत्र किए, ऐसे प्रयास किए जिसमें समाज में विद्वेष, अव्यवस्था, अराजकता पैदा हो। कांग्रेस ने तो 1952 से पहले आम चुनाव में बाबा साहेब को हरवाया था, साथ ही बाबा साहेब के 78,000 वोटों को काउंटिंग की नहीं करने दी। परिणाम रहा कि बाबा साहेब हार गए। जिसने बाबा साहेब को हराया उसे कांग्रेस के बाद से पद्म पुरस्कार दिया। बिना किसी बहाने के हिंदुओं की रक्षा करें, भारत में बांग्लादेश की यूनिट सरकार को लगाई जोरदार फटकार। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद हुए तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले पर अब भारत ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम एक बार फिर अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वह बिना कोई बहाना बनाए या भेदभाव किए हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हमने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र राय के अपहरण और क्रूर हत्या को व्यथित रूप से देखा है। यह हत्या अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित उत्पीड़न के पैटर्न का अनुसरण करती है, जबकि पिछली ऐसी घटनाओं के अपराधी सजा से बचकर घूमते हैं। कड़े शब्दों में जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय ने घटना की निंदा की और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को याद दिलाया कि वह बहाने बनाए बिना या भेदभाव किए बिना हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभाए। केसरी 2 में आते ही फिल्म जाट को चटा दी धूल। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ली करोड़ों की ओपनिंग। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। 18 अप्रैल को रिलीज हुई ये कोर्टरूम ड्रामा दर्शकों को पसंद आ रही है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रही है। फिल्म ने पहले दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म जाट के ओपनिंग कलेक्शन को मात दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केसरी 2 ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म ने जाट के ओपनिंग कलेक्शन को पछाड़ दिया है। सनी देओल की फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी और इसने पहले दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कुल 13.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।